अभी हाल ही में हमने एक एडिटोरियल किया था जिसमें साउथ के एक्टर सूर्या ने नीट के एग्जाम के रिगार्डिंग एक कमेंट किया था। नीट के एग्जाम को कंडक्ट करवाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने पास किया था, उस पर वो कमेंट था। और उसी कमेंट के ऊपर हाई कोर्ट के एक जज साहब ने चाहा कि इन पर अवमानना का केस दर्ज किया जाए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला इन पे दर्ज किया जाए। उसी पर्टिकुलर इशू को लेकर, उस मुद्दे को लेकर आज का हमारा एडिटोरियल है और टाइटल हमारा फेयर एंड अनफेयर, कि ये सही है या गलत है, उचित है या अनुचित है। अब इसमें बात की गई है कि जो भी क्रिटिसिज्म किया जाता है, जो आलोचना की जाती है, वो किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है, कोर्ट्स को इसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, इन सब के बारे में आज का हमारा एडिटोरियल है। ठीक है, तो आपकी वोकैब तो इंप्रूवमेंट हो ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ आप बिल्कुल करंट इश्यूज के साथ भी जुड़ते चले जा रहे हैं, तो बहुत सारे आपको क्या हो रहे हैं, फायदे हो रहे हैं। तो किसी भी तरीके से एडिटोरियल आपको फायदेमंद लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मुझे मोटिवेशन देने के लिए आपने क्या करना है, वीडियो को कर देना है लाइक और चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टाइटल है फेयर एंड अनफेयर, उचित या अनुचित, सही या गलत। हाई कोर्ट एडवाइस ऑन रेस्ट्रेंट इन क्रिटिसिज्म। हाई कोर्ट ने यह सलाह दी है ऑन रेस्ट्रेंट इन क्रिटिसिज्म शुड नॉट अलाउ फॉर फ्रीवोलस एफर्ट टू इन्वोक कंटेम्प्ट। देखिए, पहले मैं मीनिंग बता देता हूं। रेस्ट्रेंट का मतलब होता है कि अपने आप को काबू में रखना, ठीक है ना, नियंत्रित रहना, ठीक है, नियंत्रित रखना, रेस्ट्रेंट का मतलब है यहां पे। ठीक है, फ्रीवोलस का मतलब होता है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, आप कह सकते हो महत्वहीन। ठीक है, और कंटेम्प्ट का तो हम पिछले एडिटोरियल में भी ये बात समझ चुके हैं। कंटेम्प्ट का मतलब होता है अवमानना, और इन्वोक का मतलब होता है किसी चीज की मदद लेना, सहारा लेना, हेल्प लेना। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा कि हाई कोर्ट ये सलाह देता है ऑन रेस्ट्रेंट, किस पर, नियंत्रित रहने पर, इन क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म का मतलब आप कोई भी टिप्पणी करते हो, ठीक है, कोई आलोचना करते हो, उसमें हमें नियंत्रित रहने की सलाह देता है। शुड नॉट अलाउ, और उसमें यह भी बात की गई है कि वो किस चीज को अलाउ नहीं करता, फॉर फ्रीवोलस। फ्रीवोलस का मतलब महत्वहीन एफर्ट्स, कोई महत्वहीन प्रयास करते हैं, टू इन्वोक, जिनमें आप सहारा लेते हैं कंटेम्प्ट, अवमानना का। मैं दोबारा समझाता हूं। हाईकोर्ट ये कहता है कि क्या करना चाहिए, आपको अपनी आलोचना पर नियंत्रित रहना चाहिए। ठीक है, आलोचना पे नियंत्रित भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो किसी तरीके से आपको उकसाए। ठीक है, एंड शुड नॉट अलाउ, और साथ ही साथ वो कोर्ट्स को कहते हैं कि, और जजेस को कहते हैं कि वो क्या कहते हैं, शुड नॉट अलाउ, उन्हें ये अलाउ नहीं करना चाहिए फॉर फ्रीवोलस एफर्ट। ठीक है ना, फ्रीवोलस का मतलब महत्वहीन, कोई भी महत्वहीन आप क्या नहीं करें, प्रयास नहीं करें, टू इन्वोक, जिसमें सहारा लिया गया हो कंटेम्प्ट का, अवमानना का। ये बात कही गई है। चलिए समझते हैं आगे क्या है। ठीक है, तो फ्रीवोलस वर्ड आप नोट डाउन कर लीजिए, कंटेम्प्ट वर्ड है, ठीक है, ये तो सिंपल भी है, लेकिन रिस्ट्रेंट वर्ड और फ्रीवोलस, ये दोनों वर्ड आप नोट डाउन कर लीजिएगा सिनोनिम एंटोनिम के हिसाब किताब से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज अ मैटर ऑफ रिलीफ, ठीक है ना, इट इज अ मैटर ऑफ रिलीफ, ये एक बड़े आराम का मामला है। ठीक है ना, ठीक है, ये बहुत ही एक सुखदायी बात है, ऐसा मसला है दैट कि द मद्रास हाई कोर्ट हैज डिसाइडेड, कि मद्रास हाई कोर्ट ने ये डिसाइड कर लिया है, नोट टू परस्यू। नोट टू परस्यू का मतलब होता है, जैसे आप कहते हैं ना कि परस्यूइंग, ठीक है ना, आई एम परस्यूइंग दिस, तो यहां वो कहते हैं कि परस्यू नहीं करने का मतलब जारी नहीं रखने का। द इल कंसीव्ड अटेम्प्ट, इल कंसीव्ड अटेम्प्ट का मतलब है बिना सोचे समझे। देखो, कंसीव्ड का मतलब होता है कोई चीज आप सोच समझ के करते हो, और इल कंसीव्ड का मतलब दिमाग में लाए नहीं और ऐसे ही कर दिया आपने कोई भी काम। तो बिना सोचे समझे जो आपने अटेम्प्ट किया, मतलब जो प्रयास किया, टू इनिशिएट एक्शन, क्या लेने का, एक्शन लेने का। इनिशिएट का मतलब क्या होता है, शुरू करना। ठीक है ना, इनिशिएटिव होता है ना, तो किसी काम को शुरू करना, तो एक शुरू करना, क्या प्रयास करना, एक्शन का, अगेंस्ट फिल्म एक्टर सूर्या, फिल्म एक्टर सूर्या के खिलाफ, फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब कोर्ट की अवमानना का जो आपने एक प्रयास किया, इसको उन्होंने क्या किया, एक बिना सोचे समझे प्रयास साबित कर दिया एक तरीके से। मतलब मद्रास हाईकोर्ट कहती है कि आपका ये जो प्रयास है, ये बिना सोचा समझा प्रयास है। ठीक है ना, इसको हम क्या नहीं कर सकते, डिड नॉट परस्यू। उन्होंने डिसाइड किया कि वो, उन्होंने क्या नहीं किया, इसको परस्यू नहीं किया, ये उन्होंने डिसाइड कर लिया है। और इट इज अ मैटर ऑफ रिलीफ, ये ठीक बात है, एक सही बात है, थोड़ी सुखदायी बात है। इन अ डिटेल्ड ऑर्डर, अब पूरा डिटेल में वो एक ऑर्डर देते हैं, मतलब पूरा विस्तृत तरीके से वो बताते हैं, क्या बताते हैं देखते हैं, हम समझते हैं। द कोर्ट हैज राइटली नोटेड दैट
कोर्ट ने ये बिल्कुल साफ तौर पे नोट किया है, ठीक है ना, बिल्कुल साफ तौर पे बताया है। अब ये इन्वर्टेड कोमा से यहां से शुरू हुआ है मसला और ये यहां जाकर कंटेम्प्ट पे खत्म होता है। तो कहने का मतलब ये पूरी की पूरी जो बात है ये एक्यूरेट एज इट इज कोर्ट ने कही है, ठीक है। जो इन्वर्टेड कोमा में क्या कहा है कि इट इज नॉट द जॉब ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। ध्यान से समझिएगा आप ये यहां पे क्या चीज है। इट इज नॉट द जॉब ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। एक संवैधानिक कोर्ट का ये काम नहीं है, ये उनका जॉब नहीं है, ये काम नहीं है टू यूज अ स्लेज हैमर। टू यूज अ स्लेज हैमर का मतलब है कि एक, देखो वैसे तो हैमर का मतलब होता है हथौड़ा और स्लेज का मतलब होता है बिल्कुल कठोर तरीके से। तो उनका क्या काम नहीं है कि एक कठोर हथौड़े का यूज किया जाए। इट मींस एक कठोरता का प्रयोग किया जाए फॉर अवॉइडेंस ऑफ समथिंग। अवॉइडेंस ऑफ समथिंग का मतलब है, देखो अवॉइडेंस वर्ड पिछली बार भी आया था, इसका मतलब होता है, एक तो अवॉइड का मतलब आप क्या करते हो, किसी चीज से दूरी बना लेते हो, ठीक है ना। यहां पे इसका मतलब है इनवैलिड। तो आप क्या करते हो, एक क्या करते हो कि आपने कठोरता से आप पेश आओ फॉर अवॉइडेंस। अवॉइडेंस का मतलब इनवैलिड, किसी चीज को नहीं मानना, ऑफ समथिंग का मतलब किसी चीज को नहीं मानना, विच कैन बी परसीव्ड टू बी नॉट कैपेबल ऑफ इवन बीइंग प्रॉप्ड अप एज कंटेम्प्ट। अब आप सेंटेंस को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा टिपिकल बनाया इसने कि इसने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, संवैधानिक संस्थाओं का, कोर्ट्स का यह काम नहीं है कि आप क्या करो, कठोरता का यूज करो, ठीक है ना, कठोर तरीके से पेश आओ फॉर अवॉइडेंस ऑफ समथिंग। किसी चीज को अगर आप नहीं मानते, मान लो, ठीक है, तो आप उसे इनवैलिड मानते हो। तो आप अगर किसी चीज को इनवैलिड मानते हो, उसको सही नहीं मानते, उसका आप नहीं सही समझते, तो आप कठोरता से पेश आओगे क्या? नहीं, ये आपका काम नहीं है। विच कैन बी परसीव्ड, ध्यान से समझिएगा, कि जिसके बारे में हम ये मानते हैं, हम ये समझते हैं। परसीव्ड का मतलब होता है मानना, समझना। विच कैन बी परसीव्ड, जिसके बारे में हम ये समझते हैं, नॉट कैपेबल ऑफ इवन बीइंग प्रॉप्ड अप, ठीक है ना, जो कि क्या नहीं है कि यहां नॉट कैपेबल ऑफ इवन बीइंग प्रॉप्ड अप, मतलब जो इस लायक भी नहीं है, प्रॉप्ड अप एज कंटेम्प्ट, जो अवमानना के ही लायक नहीं है। मतलब कौन सी बात, जो भी सूर्या ने कही, वो ये कहते हैं कि आपको ऐसी चीजों से बचना चाहिए। आपका काम नहीं है कि आप कठोरता से पेश आओ ऐसी चीजों को लेकर जिनको आप नहीं मानते। विच कैन बी परसीव्ड, ठीक है ना, विच कैन बी परसीव्ड का मतलब क्या हुआ, जिसके बारे में हम ये मानते हैं, हम ये समझते हैं, ठीक है ना, हम उसे कंसिडर करते हैं कि जो क्या नहीं है, इवन बीइंग, जो यहां तक कि ये भी नहीं है कि उसे कंटेम्प्ट माना जाए, अवमानना भी माना जाए, ठीक है ना, उसे अवमानना के बारे में भी हम उसे अवमानना समझे, इस लायक भी वो नहीं है। मच लेस डिबेटेड, और जिसके बारे में कम ही बात हुई है, टू द लेवल ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट, और आप उसे क्या मान के बैठे हो, आप उसे मान के बैठे हो एक तरीके से क्रिमिनल कंटेम्प्ट, मतलब आपने तो उसे आपराधिक अवमानना मान लिया एक तरीके से। मतलब बहुत ही कम बात हुई है आपराधिक अवमानना के बारे में। मतलब आप क्या करो कि इतनी अगर वो काम की बात नहीं है तो उन्हें अवॉइड करने की कोशिश करो और इतना उनके लिए कठोर मत रहिए, ठीक है ना। जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट भी, क्रिमिनल कंटेम्प्ट की तो आप बात ही छोड़ो, ठीक है ना। यहाँ पे क्या क्या, लेस डिबेटेड, मतलब इस मुद्दे के लायक तो, डिबेट लायक तो वो बात ही नहीं है कि उसके ऊपर हम उसे क्रिमिनल डिबेट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट माने, इसकी तो बात ही छोड़िए। मच लेस डिबेटेड का मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर तो बात ही छोड़ो आप, इस पे तो डिबेट करने लायक मुद्दा ही नहीं है कि ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट हो सकता है क्या। जबकि हम तो ये मानते हैं कि ये क्या नहीं, कंटेम्प्ट भी नहीं है, हम तो इसे कंटेम्प्ट के लायक भी नहीं समझते। और आप क्या कह रहे हो कि ये क्या है, क्या हो सकता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट, कि आप इनके ऊपर कोई ना कोई किसी तरीके का मुकदमा दायर करो। समझ में आ गया होगा सेंटेंस? थोड़ा सा टिपिकल बनाने की कोशिश करता है एडिटोरियल, लेकिन जितना अच्छे से समझोगे सेंटेंस की फॉर्मेशन, उतना इंप्रूवमेंट होगी, अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगा। In the course of a statement against the national eligibility cum entrance test नीट के एग्जाम के बारे में ये बात कर रहा है कि इन द कोर्स ऑफ ए स्टेटमेंट, उन्होंने क्या किया कि कोर्स ऑफ द स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट दिया, जो वक्तव्य दिया, किसके खिलाफ, नीट के एग्जाम के खिलाफ, फॉर मेडिकल एडमिशंस, जो किसके लिए किया जाता है ये एग्जाम, मेडिकल एडमिशंस के लिए इन द कंट्री, हमारे देश में, भारत में। द एक्टर हैड इनडायरेक्टली क्वेश्चन, और जो हीरो थे, सूर्या जो थे, इन्होंने क्या किया, एक तरीके से इनडायरेक्टली क्वेश्चन किया। मतलब क्या किया, एक तरीके से इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से एक प्रश्न किया, ठीक है ना। तो क्या प्रश्न किया इन्होंने, हैज इनडायरेक्टली क्वेश्चन द प्रोप्राइटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अलाउइंग नीट टू बी हेल्ड अक्रॉस द कंट्री ड्यूरिंग द पेंडेमिक। पहले यहां तक समझते हैं कि वो कहते हैं कि उनका जो वक्तव्य था, अगर इसको ध्यान में रखें हम, जो किसके खिलाफ था, नीट के एग्जाम के रिगार्डिंग था, जो कि मेडिकल एडमिशंस के लिए लिया जाता है, ठीक है ना, हमारे देश में। एक्टर ने इनडायरेक्टली क्वेश्चन, अप्रत्यक्ष रूप से प्रश्न उठाया, द प्रोप्राइटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बारे में कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आचरण पे, प्रोप्राइटी का मतलब यहाँ पे के आचरण पे, व्यवहार पे, जो क्या करे, अलाउइंग का मतलब जो क्या कर रही है, आपको अनुमति दे रही है, नीट
नीट के एग्जाम को टू बी हेल्ड अक्रॉस द कंट्री, कि देश भर में करवाया जाए ड्यूरिंग द पेंडेमिक, इस वैश्विक महामारी के दौरान, व्हेन द कोर्ट इटसेल्फ, जबकि कोर्ट जो स्वयं है वाज होल्डिंग वर्चुअल हियरिंग्स, और कोर्ट खुद क्या कर रही है, क्या कर रही थी, वर्चुअल हियरिंग्स कर रही थी, ठीक है ना। तो एक तरीके से मतलब ऑनलाइन हियरिंग सुनवाइयां कर रही थी, हियरिंग्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हियर एक स्टेटिव वर्ब भी होता है, ध्यान रखिएगा। हियर का मतलब क्या होता है, सुनना, और हियरिंग एक डायनेमिक वर्ब बन जाती है। तो हियरिंग्स का मतलब सुनवाई, ऑफ द आउट ऑफ फियर ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है ना, किस पर्टिकुलर डर की वजह से, ठीक है ना। यहां पे देखो वो क्या कह रहा है कि संक्रमण के डर से, आप तो इन्फेक्शन के डर से क्या कर रहे हो, वर्चुअल कर रहे हो सारी सारी हियरिंग सुनवाइयां, और बच्चों को बुला रहे हो आप कि नीट का एग्जाम दीजिए। ये पिछले एडिटोरियल में पढ़ा हमने, यहाँ पे उसने थोड़ा सा इलेबरेट किया, बताया हमें। अ जज ऑफ द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के एक जज है, हैड सॉट टू कंस्ट्रू द रिमार्क, हाई कोर्ट के एक जज साहब हैं, उन्होंने क्या किया, हैड सॉट मतलब उन्होंने ये चाहा, सीक की थर्ड फॉर्म है ये, ठीक है ना, सीक, सीक का मतलब चाहना किसी चीज को, सीक सॉट सॉट, तो उन्होंने ये चाहा, पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ ये, हैड प्लस वी थर्ड। टू कंस्ट्रू, कंस्ट्रू का मतलब होता है, देखिए आपको मैं यहां समझाता हूं, एक ऐसा मतलब क्या, मानना, द रिमार्क, उनकी टिप्पणी को, कि ऐसा समझा जाए, ऐसा कंस्ट्रू किया जाए, ऐसा माना जाए, एज एन एडवर्स, ठीक है ना। टू कंस्ट्रू द रिमार्क मतलब उनकी टिप्पणी को ऐसा माना जाए, ऐसा समझा जाए, एज एन एडवर्स कमेंट ऑन द जुडिशियरी, कि क्या क्या माना जाए, एक प्रतिकूल, ठीक है ना, एडवर्स कमेंट, एक टिप्पणी मानी जाए, ऑन जुडिशियरी, ठीक है ना, कानूनन व्यवस्था पे, इन जनरल, सामान्य तौर पर, एंड वन क्वेश्चनिंग द डिवोशन, और साथ ही साथ वो ये कहते हैं कोई भी जो क्वेश्चनिंग कर रहा है, मतलब प्रश्न उठा रहा है, द डिवोशन, त्याग पर, बलिदान पर, एंड इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा पर, ऑफ जजेस, जो जजेस हैं उनकी सत्यनिष्ठा पर, उनके त्याग पर कोई प्रश्न उठा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया को क्या किया, मतलब एक जज साहब है, उन्होंने क्या किया कि इसको क्या किया जाए, कंस्ट्रू किया जाए, मतलब ऐसा समझा जाए, मतलब उन्होंने इनके सवाल, जो उनका प्रश्न था ना, किनका, सूर्या का, इनके प्रश्न को इस तरीके से चाहा कि आप ऐसा समझो, जो उन्होंने टिप्पणी की ना, तो जज साहब चाहते हैं कि आप इस टिप्पणी को इस तरीके से कंस्ट्रू करो, कंस्ट्रू का मतलब ऐसा समझो उनके रिमार्क को, उनकी टिप्पणी को, कि उन्होंने एक तरीके से सत्यनिष्ठा पर, त्याग पर, बलिदान पर जजेस के क्या उठाया, प्रश्न उठा दिया, आप ऐसा समझिए इसे। द ऑब्जर्वेशन माइट हैव बीन अनवारंटेड, अब देखिए आप, हो सकता है जो ऑब्जर्वेशन है, माइट हैव बीन, ये रही हो, ठीक है ना, माइट हैव बीन, ये ऐसी पर्टिकुलर पॉसिबिलिटीज के लिए किया जाता है जिनकी पूरी संभावना नहीं होती, ठीक है ना, माइट का वहां पे यूज किया जाता है। माइट हैव बीन अनवारंटेड, माइट हैव बीन अनवारंटेड का मतलब है कि ऐसा हो सकता है कि सूर्या का जो एक कमेंट है, ये जो ऑब्जर्वेशन है, बीन अनवारंटेड, अनवारंटेड का यहां पे क्या, किस तरीके से मतलब निकल के आएगा, देखो मैं आपको समझाता हूं, आगे की लाइन से क्लियर हो जाएगा। बट इट वॉज क्वाइट क्लियर, लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट है, फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही, दैट इट कॉन्स्टिट्यूटेड नो कंटेम्प्ट, ये बिल्कुल शुरुआत से ही ये बिल्कुल क्या क्लियर है कि इसमें किसी तरीके की कोई अवमानना कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं थी, मतलब अवमानना इसमें कहीं शामिल नहीं थी, निहित नहीं थी। अब देखो उनके ऑब्जर्वेशन को इस तरीके से माइट हैव बीन अनवारंटेड ऐसा माना जा सकता है, ठीक है ना। उनका जो अनवारंटेड का मतलब क्या होता है, जैसे आप किसी चीज को मान लो, सही मान लो कि ये ऐसा होगा या नहीं होगा, इस चीज को बोलते हैं अनवारंटेड, तो ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि सूर्या का जो एक कमेंट है ना, ये हो सकता है उस हिसाब से सही नहीं रहा हो, लेकिन आप क्या नहीं कर सकते, ये बिल्कुल साफ है कि फ्रॉम द बिगिनिंग दैट इट कॉन्स्टिट्यूटेड नो कंटेम्प्ट, कि इसमें अवमानना तो कहीं भी कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं थी, शामिल नहीं थी। इन एज मच एज, अब देखो इन एज मच एज का क्या मतलब होता है, उस लेवल तक। अब अगर हम उस लेवल तक, एज इट डिड नथिंग मोर देन रेज द क्वेश्चन, उस लेवल तक जाएं कि इसने खाली क्या नहीं किया, एक प्रश्न उठाया, किसके ऊपर, उन्होंने कुछ नहीं किया लेकिन एक प्रश्न उठाया, किसके ऊपर, देखो ये बताएगा, वेदर कोर्ट्स दैट वेंट वर्चुअल, कि जब कोर्ट्स जो कि गई, वर्चुअल गई, ऑनलाइन उन्होंने काम किए सारे के सारे, इन द इंटरेस्ट ऑफ द सेफ्टी ऑफ जजेस, इन द इंटरेस्ट का यहां पे मतलब निकल के आता है के खातिर, के लिए, किसके लिए भी, सूर्या का कमेंट है ना, और ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें किसी तरह का कोई कंटेम्प्ट नहीं है, कोई अवमानना नहीं है, लेकिन हाँ ये एक जरूर प्रश्न उठता है कि उन्होंने कहा है कि कोर्ट जो है वेंट वर्चुअल, जो क्या चली गई, ऑनलाइन चली गई, वर्चुअल चली गई, इन द इंटरेस्ट ऑफ, के खातिर, ऑफ द सेफ्टी ऑफ जजेस, जजेस की सेफ्टी के लिए, लॉयर्स की सेफ्टी के लिए, स्टाफ की सेफ्टी के लिए, एंड लिटिगेंट्स, लिटिगेंट्स का मतलब होता है जो पर्टिकुलर जो मुकदमा करने आते हैं ना, मतलब कोर्ट के सारे सदस्यों की बात की जा रही है कि जो कोर्ट के अंदर जो मुकदमा दायर करने आते हैं उनके लिए, कुड अफोर्ड टू रिस्क, कि आप क्या कर सकते हो, उनका तो रिस्क है, ठीक है ना, उनको तो आप रिस्क के क्षेत्र में मानते हो, द हेल्थ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट,
कि आप क्या कर सकते हो, उनकी तो सुरक्षा देखते हो, लेकिन आप क्या कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो, आप अफोर्ड कर सकते हो द हेल्थ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, हजारों की संख्याओं में जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, उनके ऊपर आप रिस्क ले सकते हो, उनके स्वास्थ्य के साथ आप कहीं ना कहीं क्या कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो, खिलवाड़ कर सकते हो। लेकिन आप वर्चुअल उधर हियरिंग्स कर रहे हो, जिनमें जजेस को बुला रहे हो, लॉयर्स को बुला रहे हो, लिटिगेंट्स जो मतलब जो मुकदमा दायर करते हैं उनको बुलाते हो, स्टाफ को बुलाते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। फॉर्चुनेटली द एडवोकेट जनरल, फॉर्चुनेटली का मतलब भी सौभाग्य से जो एडवोकेट जनरल हैं, जो महाधिवक्ता हैं विजय नारायण, हुज ओपिनियन वो सोट बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, उनकी ओपिनियन को सॉर्ट का मतलब चाहा गया, उनकी ओपिनियन उनकी जो बात थी वो मांगी गई, उनकी ओपिनियन मांगी गई कि आप क्या सोचते हो इस बारे में, हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है ना, चीफ जस्टिस जो थे ना, उन्होंने हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने किनकी ओपिनियन चाही, विजय नारायण की, जो क्या है एडवोकेट जनरल। उनसे पूछा कि साहब आप बताओ क्या करना चाहिए। और कौन है वो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, अमरेश्वर प्रताप शाही, उन्होंने मांगी डिक्लाइंड कंसेंट। ये डिक्लाइन किसके लिए यूज हुआ, विजय नारायण के लिए। विजय नारायण कह रहे हैं डिक्लाइन, उन्होंने क्या कर दिया, एक तरीके से विजय नारायण ने अपनी असहमति देने से मना कर दिया। ठीक है ना, डिक्लाइन कर दिया मतलब मना करना, डिक्लाइन का मतलब क्या होता है, मना करना। कंसेंट का मतलब अपनी सहमति, फॉर इनिशिएशन ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स भी उन्होंने एक तरीके से अपनी सहमति देने से मना कर दिया। किस पे, इस आपराधिक अवमानना की प्रक्रिया पे, क्रिमिनल आपराधिक अवमानना प्रोसीडिंग्स प्रक्रिया, उन्होंने इस आपराधिक अवमानना की प्रक्रिया पे अपनी सहमति देने से मना कर दिया। मतलब उन्होंने क्या कहा कि नहीं भैया, कोई इसके ऊपर किसी तरीके की कोई प्रक्रिया, कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। एग्रीइंग विद हिज ओपिनियन, और उनकी इस ओपिनियन को मानते हुए, उनसे सहमत होते हुए, ए बेंच ने क्या किया, हेडेड बाय, जिनका हेडेड का मतलब जो गाइड किसने किया, जो इसके हेड थे वो कौन थे, बाय द चीफ जस्टिस साहब इसके हेडेड थे, मतलब मुख्यकर्ता धर्ता थे। डिसाइडेड नॉट टू परस्यू द मैटर फर्दर, उन्होंने क्या डिसाइडेड किया, नॉट टू परस्यू, कि आगे नहीं लेके जाएंगे द मैटर, इस मुद्दे को फर्दर का मतलब और आगे हम इसको नहीं लेके जाएंगे, यहीं छोड़ो आप। किसकी बात मानी उन्होंने, जो ऊपर जो हमारे जिनकी बात की है ना उन्होंने, एडवोकेट जनरल जो महाधिवक्ता थे, उनकी बात मान ली उन्होंने। हाउएवर फिर भी द कोर्ट्स 29 पेज, कोर्ट का 29 पेज का ऑर्डर जो है, फिर भी कोर्ट का जो 29 पेज का ऑर्डर है। अब यहां पे मैं आपको एक ग्रामेटिकल चीज बताता हूं, जैसे आप लिखते हो 5 स्टार होटल, क्या लिखते हो, 5 स्टार होटल, तो आप याद रखिए कभी भी आप ये कहते हो क्या, 5 स्टार्स होटल। ठीक है ना, आप हमेशा, अब स्टार के पहले क्या लिखा हो, 5, तो हिसाब से तो प्लूरल हुआ, प्लूरल हो तो 5 स्टार्स होना चाहिए था ना, लेकिन वो 5 स्टार्स नहीं होता, वो क्या बोलते हैं, 5 स्टार होटल। जैसे आपको मैं बताऊं, जैसे पंचवर्षीय योजना होती है, आप क्या कहते हो, 5 ईयर, ठीक है ना, 5 ईयर प्लानिंग्स, ठीक है ना, तो 5 ईयर्स प्लानिंग्स नहीं होती, 5 ईयर प्लानिंग होती है, तो पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है, सेम यहां पे वो चीज है। 29 पेज, यहां ये एक बात कर रहा है 29 पेज ऑर्डर की, कोर्ट के 29 पेज ऑर्डर की, तो 29 के बाद जो नाउन यूज हुआ है ये सिंगुलर फॉर्म में यूज हुआ है। ऑर्डर इज नॉट एन अनमिक्स्ड ब्लेसिंग, ये चीज समझने वाली है। वो कहते हैं हाँ, फिर भी कोर्ट का जो 29 पेज का जो ऑर्डर आया है ना, ये क्या नहीं है, नॉट एन अनमिक्स्ड ब्लेसिंग, भी ऐसा नहीं है कि इसके सारे फायदे ही फायदे। अनमिक्स्ड ब्लेसिंग का मतलब होता है कि सारे फायदे ही फायदे हों, अच्छी अच्छी बातें कही हों, कहने का मतलब कि सारी सूर्या के पक्ष में है, सारा सूर्य का ही फायदा हुआ है क्या, ऐसा नहीं है। 29 पेज का जो ऑर्डर है ना, इसमें सारी ऐसी बातें नहीं है कि सूर्य को सही ठहराया गया है, सारी बातें सूर्य के फेवर में नहीं है। ठीक है ना, आप ये कह सकते हो, यू कांट से दैट ऑल पॉइंट्स आर इन द फेवर ऑफ सूर्य, अब नहीं कह सकते कि सारे पॉइंट सूर्य के फेवर में है, लेकिन मतलब कुछ बातें उन्होंने ऐसी भी कही है सूर्य के लिए भी कि आप भी थोड़ा बहुत ध्यान रखिए। क्या कहते हैं देखते हैं हम। इट लेज मच एम्फेसाइज, इन्होंने क्या किया है, एक तरीके से इस बात पर बहुत जोर दिया है, ठीक है ना, लेज इसमें ये शामिल है, ये बातें एम्फेसाइज, जोर दिया इन्होंने इस बातों के ऊपर, ऑन द आइडिया, इस विचार पर, दैट क्रिटिसिज्म अबाउट द जुडिशियरी, जो भी आप जुडिशियरी के ऊपर क्रिटिसिज्म करते हो, जो आलोचना करते हो, शुड बी रिस्ट्रेंड, वो थोड़ी सी नियंत्रित होनी चाहिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि कुछ भी अलूल जलूल बोल दो, अनाप शनाप बोल दो, नहीं, नियंत्रित होना चाहिए, कंट्रोल्ड होना चाहिए। लेस्ट द लाइन ऑफ फेयर कमेंट बी क्रोस्ड, ठीक है ना, लेस्ट, देखो लेस्ट एक है ना, कंजक्शन भी होता है, और लेस्ट का मतलब होता है अन्यथा, कहीं ऐसा ना हो। और एक और आपको ग्रामर का पॉइंट बता देता हूं कि जब सेंटेंस में लेस्ट एज ए कंजक्शन यूज होता है ना, तो ज्यादातर इसके साथ ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स में एक मॉडल यूज किया जाता है, और वो कौन सा होता है, वो होता है शुड। याद रखिएगा, काम की बात है, कई बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि शुड मॉडल यूज होगा किसके साथ, लेस्ट के साथ। ठीक है, अब आपको कि सर यहां तो नहीं है, तो बेटा ये एडिटोरियल है पहली बात तो, और दूसरी एडिटोरियल्स कंप्लीट ग्रामर को फॉलो करे,
ये ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। यहां हम कंप्लीट ग्रामर सीखने के लिए नहीं, ग्रामर के कुछ एस्पेक्ट सीखने के लिए, वोकैब को इंप्रूवमेंट में लाने के लिए, और साथ ही साथ जो करंट जो इश्यूज चल रहे हैं, जो मुद्दे चल रहे हैं, उनमें अप टू डेट होने के लिए बैठे हैं, ठीक है। इसलिए एडिटोरियल इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो याद रखिएगा, जब आपके एग्जाम के अंदर लेस्ट एज अ कंजक्शन यूज होगा तो इसके साथ जो मॉडल यूज होता है वो कौन सा होता है, शुड होता है। नोट डाउन कर लीजिएगा। अब समझते हैं हमारी बात। लेस्ट द लाइन ऑफ फेयर कमेंट बी क्रॉस्ड। अब वो क्या कहता है यहां पर कि कहीं ऐसा ना हो, अन्यथा ऐसा ना हो कि फेयर कमेंट की सीमा क्रॉस हो जाए। फेयर कमेंट का मतलब कि जहां तक कमेंट सही रहता है ना, जहां तक कमेंट सही लगे, अच्छा लगे, ठीक है ना, जायज लगे, कहीं वो लाइन आप क्या कर बैठो, क्रॉस कर बैठो। मतलब वो कहते हैं, इन्होंने इस बात पे जोर दिया है कि क्रिटिसिज्म अगर आप जुडिशरी के लिए करते हो, उसके बारे में करते हो ना, इट शुड बी रिस्ट्रेंट, ये नियंत्रित होना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखिए आप इस बात का, कोर्ट कहता है। अन्यथा कहीं ऐसा हो कि फेयर कमेंट की आप लाइन ही क्रॉस कर जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये उन्होंने सलाह दी है, ये किसको, सूर्या को भी दी और बाकी लोगों को भी दी है। देयर इज अ लेंथी सेक्शन ऑन द नीड फॉर प्रूडेंस। अब देखो, आप ये समझने की कोशिश करना कि एक पूरा का पूरा लेंथी, मतलब पूरा का पूरा सेक्शन है, हिस्सा है, भाग है, पार्ट है, वो क्या है, कहां वो, ये रहा। एंड सेक्शन ऑन द नीड फॉर प्रूडेंस एंड रिस्ट्रेंट ऑन एक्सुबरेंस। बहुत अच्छा वर्ड है एक्सुबरेंस, कई बार एग्जाम के अंदर आया है एक्सुबरेंस। अब मैं देखो आपको समझाता हूं कि एक पूरा का पूरा क्या है, एक सेक्शन है कि जो ये बताता है कि व्यक्ति को कितनी बुद्धिमानी और कितना नियंत्रण दिखाना चाहिए, किस चीज पर। ये देखो यहां पे एक्सुबरेंस का वर्ड आप नोट डाउन कर लेना, अधिकता को बोलते हैं एक्सुबरेंस, ठीक है ना, मच, ठीक है ना, अधिकता पे। मतलब ये कहता है कि एक पूरा का पूरा सेक्शन है ऑन द नीड ऑफ, किस चीज की जरूरत पे, प्रूडेंस की जरूरत पे, मतलब बुद्धिमानी की जरूरत पे, कि भी एक व्यक्ति को कितनी बुद्धिमानी एंड रेस्ट्रेंट, कितना नियंत्रण दिखाना चाहिए, ठीक है ना, किस पर, एक्सुबरेंस के ऊपर, अधिकता पे, बोलने की अधिकता पे। बट लेकिन सच ऑब्जर्वेशंस वुड बी रिलेवेंट। लेकिन अब देखो ये यहां पे क्या कहता है, इस तरीके के जो ऑब्जर्वेशन है, इस तरीके की जो जांच करना है ना, तब तक सही होगा। आगे देखो, वुड बी रिलेवेंट एंड अपोजिट। देखो अपोजिट का मतलब, एक तो ऑपोजिट होता है, ओ डबल पी वाली स्पेलिंग होती है, वो तो प्रतिकूल हो गया, उल्टा हो गया। ये अपोजिट, इसका मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट, ठीक है ना, बिल्कुल सही, ठीक है ना, बिल्कुल उपयुक्त। नोट डाउन कर लीजिएगा। तो वो कहता है लेकिन इस तरीके की जांच करना तब तक सही होगा जब तक किसी व्यक्ति ने न्याय तंत्र पे, न्याय प्रक्रिया पे, प्रणाली पर बहुत ही कठोर हमला किया हो। देखो, ओनली इफ मेड इन द कंटेक्स्ट ऑफ ए स्टूडेंट अटैक ऑन द जुडिशरी। अब देखो समझो आप, वो ये कहता है कि एक पूरा का पूरा सैंक्शन है, ठीक है ना, जिस पे आपको ये पता रखना है, ठीक है ना, जरूरत है किसकी, प्रूडेंस की। प्रूडेंस का मतलब यहां पे क्या निकल के आ रहा है, बुद्धिमानी, बुद्धिमानी पर, और आपको अपने बोलने पर नियंत्रण दिखाना चाहिए कि आप क्या निकल, ऑन एक्सुबरेंस, अधिकता पे, किसकी अधिकता, बोलने की अधिकता, कि कहीं आप ज्यादा बोल दो, इस पर आपको बुद्धिमानी दिखाने की जरूरत है, रेस्ट्रेंट, नियंत्रण दिखाने की जरूरत है। लेकिन जो ऐसे ऑब्जर्वेशंस हैं वुड बी रिलेवेंट एंड अपोजिट, ये क्या है, इन पर जांच करना तब तक सही होगा। मतलब आप वुड बी ऑब्जर्वेशन वुड बी रिलेवेंट, ये तब तक सही रहते हैं ओनली इफ मेड इन द कंटेक्स्ट ऑफ ए स्टूडेंट अटैक ऑन द जुडिशरी। तभी जांच करना इन पे सही रहता है जब तक कि किसी व्यक्ति ने क्या नहीं किया, कंटेक्स्ट ऑफ ए स्टूडेंट, स्टूडेंट का मतलब होता है कठोर, अटैक का मतलब हमला, ऑन द जुडिशरी, जुडिशरी पे बहुत कोई कठोर हमला नहीं किया हो ना, मतलब कुछ ज्यादा ही गलत बोल दिया हो, तब तक आपको क्या रहना चाहिए, रिलेवेंट। और ये जो अपोजिट है मतलब बिल्कुल स्पष्ट, ये क्लियर नहीं हो, बिल्कुल साफ साफ ये नहीं हो कि भाई साहब इसने तो क्या किया, बिल्कुल कठोर हमला कर दिया, किसके ऊपर, न्याय प्रक्रिया पे, न्याय प्रणाली पर, जांच तंत्र पे। तब तक आप उसके ऊपर क्या ना करो, किसी तरह की कोई जांच आयोग वगैरह कुछ भी मत बैठाओ। ऐसा सेंस निकल के आता है इन लाइनों में, ठीक है। आगे देखते हैं। डिड द एक्टर्स स्टेटमेंट कंटेन सच अनब्रिडल्ड क्रिटिसिज्म, ये वर्ड आ गया, नोट डाउन कर लो। यहां पे ये कहता है, अनब्रिडल्ड का मतलब लिख लो आप, अनियंत्रित कोई भी आलोचना होती है ना, अनब्रिडल्ड, ठीक है ना, अनियंत्रित बोलते हैं, ठीक है ना, जिसपे कोई नियंत्रण नहीं होता। क्रिटिसिज्म का मतलब आलोचना, कि क्या जो एक्टर का स्टेटमेंट है इसमें कंटेन का मतलब निहित है, समाहित है, ऐसे अनब्रिडल्ड क्रिटिसिज्म, इसमें कहीं ऐसी अनियंत्रित आलोचना है क्या, पूछा है उसने। डिड द एक्टर स्टेटमेंट, एक्टर के स्टेटमेंट में, उनके इस वक्तव्य में इस प्रकार का कंटेन है, कंटेन का मतलब शामिल है क्या, निहित है क्या, इस तरीके का अनियंत्रित क्रिटिसिज्म, अनियंत्रित आलोचना इसमें थी क्या। देयर इज नो एफर्ट टू पार्स द ऑफेंडिंग सेंटेंस टू सी इफ देयर वाज एनी एडवर्स कमेंट ऑन जजेस इन जनरल। अब समझो आप कि क्या नहीं है, देखो ध्यान से समझना, अनब्रिडल का मतलब अनियंत्रित आलोचना वाली लाइन हो चुकी है हमारी, ठीक है ना। अब यहां पे ये कहता है कि ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया है, कि देयर इज नो एफर्ट, ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया है टू पार्स। देखो पार्स का मतलब होता है किसी चीज को आप अलग अलग करके देखते हो ना,
पार्स का मतलब क्या होता है, अलग अलग करके देखना। तो क्या आपने उन ऑफेंडिंग्स का, उन शब्दों को अलग अलग करके देखा गया? नो, देयर इज नो एफर्ट। ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया कि उनके ऑफ द ऑफेंडिंग सेंटेंस, जो उनके ऑफेंडिंग सेंटेंस है ना, ऑफेंडिंग सेंटेंस का मतलब जो आपको बुरे लगे, उनके सेंटेंस को आपने पार्स करके देखा क्या? पार्स का मतलब अलग अलग करके देखा क्या? टू सी, अच्छा सी का मतलब अंडरस्टैंड भी होता है, क्या आपने समझा? देखो सी का मतलब देखना, सी का मतलब समझना भी होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, और सी का मतलब मिलना भी होता है, ठीक है ना, ये अच्छी चीज समझा रहा हूं आपको। सी का मतलब देखना, सी का मतलब अंडरस्टैंड। आप बोलते ना ओ आई सी, हाँ मैं समझा, दैट। तो सी का मतलब समझना भी होता है, सी का मतलब मिलना भी होता है, और सी का मतलब देखना भी होता है। तो वो ये कहते हैं कि किसी तरीके कोई प्रयास किया गया क्या कि उनके जो ऑफेंडिंग सेंटेंस जो था उसका आपने अलग अलग करके देखा क्या? नहीं देखा। इफ देयर वॉज एनी एडवर्स कमेंट, अगर कोई भी किसी तरीके का कोई प्रतिकूल, जो सही आपको कमेंट सही नहीं लगता, ठीक है ना, कोई भी इस तरीका का अगर आपको कमेंट सही नहीं लगता ऑन जजेस इन जनरल, जजेस के ऊपर, आपने देखा कि क्या किसी तरीके का जजेस के ऊपर किसी तरीके कोई एडवर्स कमेंट था क्या? आपने उन शब्दों को अलग अलग करके देखा क्या? नहीं देखा। और एनी एस्पर्शन कास्ट ऑन द सिस्टम ऑफ वर्चुअल कोर्ट्स। अब देखो एक बहुत अच्छा ईडियम भी आया यहां पे, देखो ईडियम बनता है कास्ट एस्पर्शन ऑन, नोट डाउन कर लो, मैं चाहता हूं अभी आपके एग्जाम में आ सकता है, कास्ट एस्पर्शन ऑन। इसका मतलब होता है किसी पे आरोप, किसी पे आक्षेप करना, किसी की निंदा करना, किसी पे कोई प्रश्न उठाना, ये सेंस बनता है इसका। तो और एनी एस्पर्शन कास्ट ऑन द सिस्टम ऑफ वर्चुअल कोर्ट्स, और किसी तरीके की कोई निंदा की गई है क्या, किसी तरीके कोई आक्षेप किया गया क्या ऑन द सिस्टम, किस सिस्टम के ऊपर? वर्चुअल कोर्ट्स के ऊपर। दोबारा समझाता हूं कि आपने क्या किया, कोई प्रयास किए ही नहीं, क्या करने का? टू सी, समझने का, देखने का। क्या समझने का प्रयास नहीं किया गया कि उनके जो ऑफेंडिंग, जो उनका सेंटेंस था, जो वक्तव्य था, कि क्या इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है क्या, किसके ऊपर? जजेस के ऊपर। और अगर साधारण भाषा में बात की जाए तो कहीं कोई किसी तरीके की कोई निंदा की गई है क्या, कोई आक्षेप किया गया है क्या, किसके ऊपर? वर्चुअल कोर्ट्स के सिस्टम के ऊपर? नहीं, ठीक है। इफ ओनली द कोर्ट हैड सीन इट एज अ कमेंट लिमिटेड टू ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब देखो यहां पे एक बहुत अच्छी और शानदार बात आई है कि देखो पहले मैं आपको ग्रामेटिकल एस्पेक्ट बताता हूं। इफ ओनली जब किसी सेंटेंस की शुरुआत में आता है ना, तो इसका मतलब बनता है काश। क्या अर्थ होता है इसका? काश। ये हाइपोथेटिकल होते हैं, काश, ठीक है ना। इफ ओनली, तो इफ ओनली का मतलब है यहां पे काश द कोर्ट हैड सीन, कोर्ट ने क्या किया होता? देखा होता, समझा होता, इट एज अ कमेंट लिमिटेड टू ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि काश ये कोर्ट ने ये देखा होता कि ये जो ऑर्डर्स है ना, ये सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आता है। कौन सा? भाई आपको मैं समझाऊं कि जो ऑर्डर दिया था कि नीट का एग्जाम होगा, ये ऑर्डर दिया किसने था? सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। तो ये यहां पे क्या कह रहे हैं कि अगर कोर्ट ये देखता, क्या काश कोर्ट ने ये देखा होता, सीन समझा होता कि इट एज अ कमेंट लिमिटेड टू ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि ये तो सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर है, उसके अंतर्गत आता है, ठीक है ना, उनके ऑर्डर्स के लिमिटेड था ये तो काम किसका था? सुप्रीम कोर्ट का। तो इट कुड हैव ड्रॉप्ड द इशू फॉर लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। तो क्या कर सकते थे वो? इस इशू को, इस मुद्दे को ड्रॉप कर सकते थे, छोड़ सकते थे, लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, न्याय क्षेत्र को की कमी को देखते हुए। मैं बताता हूं क्या कहना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट के किसी आदेश पर हाई कोर्ट कोई किसी तरीके की टिप्पणी नहीं कर सकता, कोई किसी तरीके का कमेंट नहीं कर सकता, ये नहीं कह सकता कि ये सही हुआ या गलत हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कोई, मान लो कोई भी किसी तरीके का कोई भी फैसला दिया है ना, उसके ऊपर अगर कोई व्यक्ति प्रश्न उठाता है, तो उसके प्रश्न का जवाब देने की जिम्मेदारी भी किसकी है? सुप्रीम कोर्ट की है, ना कि हाई कोर्ट की है। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अगर, एडिटोरियल बोल रहा है हमारा, कि अगर आपने यही देख लिया होता, क्या देख लिया होता? कि ये पूरा का पूरा जो मसला था, ये कमेंट जो था वो लिमिटेड था, मतलब किन से संबंधित था? सुप्रीम कोर्ट से संबंधित था। तो ही आपको इसको क्या कर देना चाहिए? ज्यूरिसडिक्शन, कि आपके न्याय क्षेत्र की कमी है इसमें, आपको इसमें बोलना ही नहीं चाहिए, आपको इसको ड्रॉप कर देना चाहिए था। एज लेड डाउन बाय द अपेक्स कोर्ट, एज लेड डाउन का मतलब ये निर्धारित किया गया, लेड डाउन का मतलब है इसको डिसाइड किया गया बाय द अपेक्स कोर्ट। अपेक्स कोर्ट का मतलब क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। अपेक्स कोर्ट के द्वारा इसको निर्धारित किया गया है इन वितुषा ओबराय 2017। पिछले एडिटोरियल में मैंने आपको बताया था, वितुषा ओबराय का कोई केस हुआ था कोर्ट में, उसके ऊपर उन्होंने फैसला दिया हुआ है, ठीक है, निर्धारित किया हुआ है, तो आप तो बोल ही नहीं सकते। इन फैक्ट, वाकई में, वास्तव में, द ऑर्डर इटसेल्फ नोट्स दैट नो कोर्ट इन तमिलनाडु हैज डेल्ट विद द नीट इशू। अच्छा, ये भी इसमें साफ साफ है, इनफैक्ट वाकई में बात यह है कि ऑर्डर इटसेल्फ
नोट्स दैट, ऐसा भी प्रतीत होता है, ये भी नोट्स में है, दैट नो कोर्ट, कोई भी कोर्ट ने तमिलनाडु के अंदर डेल्ट विद, मतलब हैंडल नहीं किया नीट इशू को। नीट इशू को तो वहां पे तो कोई मुद्दा ही नहीं आया, उन्होंने कोई हैंडल वहां पे किया ही नहीं इस मामले को। वाइल द एडवाइस फॉर रेस्टोरेंट इज, जबकि कोर्ट ने जो नियंत्रित रहने की बात की है, ध्यान से सुनिएगा, जबकि कोर्ट ने जो एडवाइस दी है, जो नियंत्रित रहने की, रेस्टोरेंट का मतलब नियंत्रित रहना, जो बात की है, विदाउट डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि रीजनेबल एंड वेल आर्टिकुलेटेड। अब देखो वहां पे वो कोर्ट की, जो हाई कोर्ट है ना, उसकी बात को थोड़ा सही ठहराता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। वो कहता है कि हाँ, एडवाइस जो दी है उन्होंने, जो सलाह जो दी है नियंत्रित रहने की, बिना किसी शक के, नो डाउट रीजनेबल है, बिल्कुल सही है, एंड वेल आर्टिकुलेटेड, ये क्या है, बिल्कुल नियंत्रण रहने की बात जो की है वो बिना डाउट, किसी डाउट के सही है और सही तरीके से आर्टिकुलेटेड की गई है, मतलब जाहिर की गई है, अभिव्यक्त की गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोर्ट ने जो नियंत्रित रहने की बात की है वो बिना डाउट सही है और सही तरीके से अभिव्यक्त भी की है। लेकिन अब देखो ये कहता है, इट्स इलैबोरेट डेलिनिएशन शुड नॉट ओपन अप द पॉसिबिलिटी ऑफ मोर सच डिमांड्स फॉर कंटेम्प्ट एक्शन इन द नेम ऑफ डेटरिंग अनफेयर क्रिटिसिज्म। अब समझना आप यहाँ पे, ठीक है, ये मेरी गली के अंदर ये स्वच्छ भारत आ गया, तो हो सकता है आपको उसकी आवाज़ भी सुनाई दे, ठीक है, थोड़ा सा करिएगा यहाँ पे एडजस्ट। अब वो ये कहता है कि मतलब उन्होंने कहा है कि इट्स इलैबोरेट डेलिनेशन। अब उन्होंने क्या किया है, एक तरीके से, इलैबोरेट का मतलब होता है किसी चीज को आप क्या करते हो, वर्णित करना, ठीक है, थोड़ा और तरीके से उसको आप सामने रखते हो किसी के। इलैबोरेट डेलिनेशन शुड नॉट ओपन अप, आपको इस तरीके से, डेलिनेशन का मतलब होता है चित्रित करना किसी चीज को, मतलब बिल्कुल क्लियर किसी के सामने रखना, आपको इसको ऐसे चित्रित रूप से वर्णित नहीं किया जाए। वो ये कहता है, कोर्ट को बोलता है कि आप इसको इस तरीके से चित्रित ना करो, ठीक है ना। इलैबोरेट डेलिनेशन का मतलब आप इसको इस तरीके से चित्रित ना करो, नहीं करना चाहिए, शुड नॉट ओपन अप, इस तरीके से बिल्कुल नहीं खोल देना चाहिए। द पॉसिबिलिटी ऑफ मोर सच डिमांड्स फॉर कंटेम्प्ट एक्शन, कि इस तरीके के और भी, इस तरीके कोई और अनुचित आलोचना, ठीक है ना, इन द नेम ऑफ डेटरिंग अनफेयर, डेटरिंग का मतलब होता है रोकना, ठीक है ना, अनफेयर क्रिटिसिज्म, यहाँ वो ये कहता है कि आपको इसको इस तरीके से चित्रित नहीं करना चाहिए, इस तरीके से वर्णित नहीं किया जाना चाहिए कि जो अनुचित आलोचना है ना, इसको रोकने के नाम पे, इन द नेम ऑफ, रोकने के नाम पर, डेटरिंग रोकना, और इन द नेम ऑफ, के नाम पर, रोकने के नाम पर क्या, अनफेयर क्रिटिसिज्म, अनुचित आलोचना को रोकने के नाम पर आप अवमानना की कोई डिमांड बढ़ जाए, ऐसा आपको नहीं करना। दोबारा समझाता हूँ, ये स्वच्छ भारत आ गया तो थोड़ा सा मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो गया, दोबारा समझो। वो ये कहता है कि कोर्ट ने ये कहा है कि आपने जो ये सलाह दी है ना, रिस्ट्रेंट रहने की, नियंत्रित रहने की, नो डाउट एकदम रीजनेबल है, सही है, वेल आर्टिकुलेटेड है, मतलब एकदम आपने सही तरीके से जाहिर भी किया, अभिव्यक्ति भी इसकी सही की है। लेकिन आपको क्या करना चाहिए, आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको ये जो अनुचित आलोचना, मतलब जो आपने चित्रित किया ना, जो आपने वर्णन किया है, इसको थोड़ा सा इस तरीके से करना चाहिए कि कहीं ऐसा नहीं हो कि अनुचित आलोचना को रोकने के नाम पर अवमाननाओं की डिमांड्स बढ़ जाए, अवमाननाएं जितनी भी होंगी आगे आने वाली टाइम पे, उनकी डिमांड बढ़ जाए, ठीक है ना, ये डिमांड लिखा हो ना, उनकी कहीं डिमांड बढ़ जाए, किसके नाम पर, उनको रोकने के नाम पर, ठीक है। एज लॉन्ग एज देयर इज नो एफर्ट, एज लॉन्ग एज का मतलब जब तक, जब तक क्या नहीं है, एज लॉन्ग एज देयर इज नो एफर्ट टू ऑब्स्ट्रक्ट द कोर्स ऑफ जस्टिस, जब तक न्याय की प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने का प्रयास ना हो, एज लॉन्ग एज देयर इज नो एफर्ट, जब तक कोई प्रयास नहीं किया जाए, टू ऑब्स्ट्रक्ट, बाधा पहुंचाने का, द कोर्स ऑफ जस्टिस, जस्टिस की प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने का जब तक प्रयास नहीं किया जाए, क्रिटिसिज्म, जो भी आलोचना होती है, वेदर फेयर और अनफेयर, चाहे वो सही है चाहे गलत है, चाहे वो उचित है चाहे अनुचित है, डज नॉट वारंट इनिशिएशन ऑफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स, से तब तक क्या नहीं है, आपको अवमानना की प्रक्रिया को या मांग ये नहीं होनी चाहिए। मतलब चाहे वो कमेंट सही है चाहे नहीं है, जब तक आपकी न्याय की प्रक्रिया में कोई बाधा पहुंचाने का प्रयास नहीं होना, तब तक आपको कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स को मानने की, मांग करने की जरूरत नहीं है, उनके वारंट करने की, मतलब उनकी मांग करने की, इनिशिएशन करने की जरूरत नहीं है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो ये था आज का हमारा एडिटोरियल, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।